क्या कुछ कहेंगे इस पे डॉक्टर राकेश पाठक जी? जी राजीव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह की बेचैनी बढ़ रही है। कहीं ना कहीं अंदर से एक घबराहट है, और उसके पीछे वजह यह है कि वे जिन मुद्दों को जनता के बीच रखना चाहते हैं वे मुद्दे गर्मा नहीं रहे हैं। आगे विस्तार में जाऊं, एक दो संशोधन। प्रशांत जी, जो 17 तारीख को समापन होना था राहुल गांधी की यात्रा का, वो 16 को हो रहा है। जयराम रमेश ने आज घोषणा की है, 16 को हो रहा है। दूसरी एक बड़ी सूचना यह है कि सीए को लेकर अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। उसने कहा है कि हम इस पर नजर रखे हुए हैं। ये बहुत गंभीर बात है कि देश के आंतरिक विषय में अमेरिका का व्हाइट हाउस इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है, या वहां का विदेश मंत्रालय दे रहा है। ये भी नजर में रखना होगा हमें। अब आते हैं इन मुद्दों पर। आपने जैसा कहा कि उनके तर्कश में तीर खत्म हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक तीर और बाकी है उनके तर्कश में। वो है यूसीसी का, समान नागरिक संहिता का एक आखिरी तीर। वे अपने तर्कश में से अगले 72 घंटे में निकाल सकते हैं, जब तक कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तारीखों की घोषणा हो, उससे पहले वे निकाल सकते हैं। जिस तरह का भोंपू मीडिया परसों सीए को लेकर यह हेडलाइन बना रहा था कि देश भर में जश्न का माहौल, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी के मंत्री ट्विटर पर लिख रहे थे जश्न का माहौल। वो उनके पास कौन सी दिव्य दृष्टि सी थी जिससे उन्हें जश्न दिखाई दे गया? हमें और आपको नहीं दिखाई दिया कि सीए लागू होते ही देश में कोई जश्न बन रहा है। मध्य प्रदेश की सूची आपने मुझसे पूछा, उसका भी जिक्र करता चलूं। 5 सीटें बची थी जिनकी आज घोषणा हो गई है। 2 ऐसी सीटें थी, उज्जैन और इंदौर, जिसमें ऐसा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बदलेगी। खासतौर से इंदौर को लेकर बड़ी रोचक बात है। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं पार्टी के, शायद अब भी है, विधायक और मंत्री हो गए। उन्होंने चंद दिन पहले कह दिया था, वे अभी विधानसभा चुनाव लड़ चुके, हार गए थे। वे अभी विधानसभा चुनाव लड़ चुके, हार गए थे। कुल मिलाकर आज की सूची में कोई बीजेपी के लिए नई चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश से बाहर निकलकर जरा पड़ोस में महाराष्ट्र में झांकें, तो आज ही उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम नितिन गडकरी को मंत्री बनाएंगे। वे बना पाए या न बना पाए, आज बीजेपी ने उनका नाम घोषित कर दिया है सूची में। कुल मिलाकर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी है, फिर लौटते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ। जिस तरह आज 2100 अंक के साथ जो शेयर बाजार टूटा है, आपने खुद बताया 13 लाख करोड़, कितने लाख करोड़ का भट्टा बैठ गया है आज। ऐसा लगता है कि जो कारोबारी जगत है, हिंदुस्तान का जो व्यापारी समूह है, उसको समझ में आने लगा है कि आने वाले दिन अच्छे दिन तो नहीं है। जी 15 तारीख को जिस दिन ये वेबसाइट पर ईसीआई की आएगा पूरा कच्चा चिट्ठा इलेक्टोरल बॉन्ड का, भले उसमें वो अभी सूत्र न बांधे जा सके, वो धागा एक से दूसरे सिरे तक न पहुंच सके कि किसने बॉन्ड लिए थे, किसने उन्हें कैश कराया, इसके बावजूद बहुत सारे नाम सामने आ जाएंगे। और इतना जरूर सामने आएगा कि कितनी शेल कंपनियां हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिनके विदेशों से संबंध है। हो सकता है उसमें चीन से संबंधित लोग भी हों, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सबसे हिजगरा मुल्क है। हिजगरा जरा देशी शब्द है, अत्यंत प्रिय राष्ट्र है मोदी जी का चीन। वहां के लोग हों, अंडरवर्ल्ड के लोगों का पैसा हो सकता है, जो पैसा एक नंबर में दिखाकर कोई लेने गया होगा बॉन्ड, जैसा कि मुकेश भाई अभी कह रहे थे। लेकिन असली चेहरे कौन होंगे उन बॉन्ड को खरीदने वालों के, वो कैसे पता लगेगा? मुझे बार बार ऐसा लगता है, मैंने कल भी कहा था कि हमारा देश चंद्रकांता संतति के रहस्य लोक में पहुंच चुका है। कई ऐसे रहस्य होते हैं जो कभी खुलते नहीं है, जैसे पुलवामा में आरडीएक्स कैसे आया, कहां से आया, कभी नहीं खुला। डीएसपी देवेंद्र सिंह क्या कह रहे थे, उसका पता आज तक नहीं चला। हमारे गुजरात के समुद्र तटों पर हजारों करोड़ की ड्रग्स कौन मिलवा रहा है, उसका खरीदार कौन है, ये कभी पता नहीं लगता। ऐसे ही मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की इतनी सारी कवायद के बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड का पूर्ण सत्य शायद देश के सामने कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन जितना भी अर्ध सत्य 15 तारीख को खुलकर आ जाएगा, उतना भी मोदी शाह और बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी हमें 15 तारीख तक और इंतजार करना चाहिए। और जैसा कि मुकेश जी ने कहा कि वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो मामला है, अब वो प्रधानमंत्री कल कर लेंगे तो परसों सुनवाई का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाएगा। और आपने ठीक कहा, वे अपनी पसंद का तो वैसे ही बना सकते थे। मैं तो कह रहा हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी
कमेटी में शामिल होता तब भी तो बना सकते थे। बहुमत तो 3-2 में से 2-1 का ही रहता, 3 में से 2-1 का। लेकिन वो जो शर्म होती है, जो लोक लाज होती है लोकतंत्र की, वो सत्ता के पास नहीं है। उसको बलाए ताक रख दिया है और हर दिन सुप्रीम कोर्ट से लग रहे सुप्रीम तमाचों के बावजूद अपने धतकर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश आखिरी क्षण तक पार्टी कर रही है, करती रहेगी। और उस बौखलाहट में हरियाणा जैसे प्रयोग हो रहे हैं, इनके परिणाम कैसे निकलेंगे ये आने वाले दिनों में देखेंगे। जी राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा जो 2019 में काफ़ी हावी रहा, क्या हिंदुत्व का मुद्दा, ये दो जो मुद्दे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बीजेपी के लिए, उसके अलावा जो वादे करते आए कि मंदिर वहीं बनाएंगे, 370 हटाएंगे, सीएए एनआरसी लेके आएंगे, ये सारे मुद्दे जो हैं वो सब अब किनारे हो गए क्योंकि जैसे जैसे आप फुलफिल किए। और इस बार किस चीज़ पे बीजेपी चुनाव लड़ते हुए दिखाई देती है, किन मुद्दों पे, या वो विश्वगुरु वाला मुद्दा ही है सबसे हावी धरातल पे? क्या राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी खुद तय नहीं कर पा रही कि उसे इस चुनाव में किस मुद्दे के साथ उतरना है। वो खुद गफलत में है, इसलिए बार बार नए नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है और उसमें विफल रह रही है। सबसे बड़ी उसकी नाकामी है मंदिर मुद्दे को गरमाए न रख पाना। अभी 2 महीने से भी कम का समय हुआ है, मंदिर मुद्दा अब जनता के बीच में कहीं नहीं है। जो डॉक्टर दीपक पाचपुर कह रहे थे गारंटियों के विज्ञापन की बात, सचमुच में इस वक्त पूरे देश में विज्ञापनों की भरमार है बीजेपी के। हिमालय की तराई से लेकर अरब सागर में, आप मुंबई के आगे अलीबाग स्थान है, उसके समुद्र में घूमती हुई नौकाओं में मोदी जी का विज्ञापन देख सकते हैं आप। छोटी छोटी जो नावें तैर रही हैं, ये हालत है विज्ञापन की। लेकिन उन विज्ञापनों के बावजूद माहौल नहीं बन पा रहा है। प्रशांत जी ने जो बात कही उसमें सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहता हूं। हम लोग परसों जब बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, तब भी मैंने कहा था ये खोजी पत्रकारों के सामने चुनौती है कि वे असली चेहरों तक, असली नामों तक पहुंचे। फिलहाल न्यूज लॉन्ड्री नाम की न्यूज वेबसाइट ने एक खुलासा किया है कि उस सूची में 4 शेल कंपनियां हैं, 11 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी वगैरह के छापे पड़े थे, उसके बाद उन्होंने चंदे दिए थे। तो जब इसका पूरा खुलासा होगा तो कई ऐसी चौंकाने वाली जानकारियां आएंगी कि सरकार ने कंपनियों की चूड़ी टाइट करके, उनका पेच कस के अपनी गुल्लक में पैसा इस तरह से जुटाया है। स्वाभाविक है जिन पर छापे पड़े थे उन्होंने चंदा तो बीजेपी के लिए दिया होगा, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के उन्हीं को एनकैश कराने को दिए होंगे। कांग्रेस के पास तो ये हैसियत नहीं है कि वो किसी को डरा धमका सके, कंपनियों को, कारोबारियों को। तो ये चीजें जब पूरी तरह सामने आएंगी, जो चुनौती प्रशांत जी ने स्वीकार की है, हम में से बहुत सारे लोग, हम कोई उस तरह के आर्थिक जानकार नहीं है ऐसे विषयों के, लेकिन वाकई में जो इसके जानकार हैं वे 15 तारीख की शाम से जुट जाएं ताकि देश के सामने इसका पूर्ण सत्य आ पाए। बीजेपी की परेशानी 15 की शाम के बाद और बढ़ने वाली है। वो अर्ध सत्य भी उसे परेशान करने के लिए काफी होगा। जी राजीव जी। जी, क्या मुकेश जी ये बार बार जो सब्जेक्ट बदले जा रहे हैं, जो मुद्दे